हेलो एवरीवन, वेलकम टू द समर्थ एग्जाम ऐप प्रेप। और अब आप देख रहे हैं कि जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन के बाद में, अब जो इस 12th क्लास के सिलेबस की बायो सिलेबस की जो लास्ट 4 चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है और साथ के अंदर CUET के एग्ज़ाम के अंदर भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। ऐसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 13 है NCERT के अंदर। और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इंडेक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। ये जो है आपको ध्यान याद रखना है कि प्रोफेसर RD मिश्रा यानी कि रामदेव मिश्रा जो हैं वो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया हैं। एक फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जो है वो कौन है? रामदेव मिश्रा। उसके बाद में ये है नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है कि एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर ये, अब यहाँ पे आप इकोलॉजी की डेफिनेशंस देखिए ऐसे। तो इकोलॉजी के अंदर ये 4 पॉइंट्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। और इसके अंदर जो इकोलॉजी है उसके बारे में उसकी जो बायो कम्युनिटी वगैरह होती है और बायोम्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ करेंगे पॉपुलेशन के बारे में और इकोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं इकोलॉजी के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, GDP क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जो है वो क्या होती है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब जो है लिटिल मीनिंग वो क्या है? इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म के अपने खुद के लेवल के ऊपर जो इकोलॉजी रहती है यानी कि विद इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारी जो इकोलॉजी है वो किस में आएगी? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के अंदर आएगी। और जैसे मान लीजिए कि कैसे कंगारू रेट का एग्जांपल ले लें अपन। ऐसे कंगारू रेट का एग्जांपल है, आपके कैमल का एग्जांपल है, पोलर बियर का एग्जांपल है, हमिंग बर्ड है और दूसरे हैं कैक्टस वगैरह जो डेजर्ट प्लांट्स वगैरह होते हैं। उन सभी के अंदर जैसे मान लीजिए इनके अंदर डेजर्ट प्लांट और कंगारू रेट और कैमल के अंदर जो भी वाटर को वेस्ट करने वाले प्रोसेस होते हैं बॉडी में, जिनसे कि वाटर ज़्यादा रिलीज होता है और आपको क्या है ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो प्रोसेस जो होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? स्टॉप। तो या फिर बहुत ही जो नॉमिनल रेट से वो चलते हैं एकदम लो लेवल के ऊपर, बिल्कुल बेसल लेवल पे उनको मेंटेन किया जाता है जिससे कम से कम पानी जो है बॉडी से बाहर जा सके और ये ऑर्गेनिजम्स बिना पानी पिए कई दिनों तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे ही क्या होता है जो कंगारू रेट है ना, ये अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल मेटाबॉलिज्म से ही क्या डेवलप कर लेता है? इंटरनल मेटाबॉलिज्म से ही कंगारू रेट जो है वो वाटर प्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि अपने लाइफ में कभी भी ये पानी नहीं पीता। यह आपको अमेरिकन डेजर्ट्स के साइड में मिलता है। तो ये कंगारू रेट जो है और ये डेजर्ट प्लांट है ये हैं। पोलर बियर जो होता है वो 6 मंथ हाइबरनेशन में रहता है और 6 मंथ जो है वो कहाँ पे रहेगा? आप 6 मंथ जो है वो फील्ड वर्क के लिए रहता है, यानी कि जो फूड वगैरह होते हैं उन सबको खाता पीता रहता है। लेकिन जब ज़्यादा ठंड आ जाती है तो उस केस में ये अंडरग्राउंड हो जाता है, अपनी केव के अंदर चला जाता है और 6 मंथ तक हाइबरनेट रहता है। इसी तरीके से क्या रहता है? तो इकोलॉजी जो है फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इकोलॉजी है दैट इज इकोलॉजी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब उसके बाद में देखते हैं कि ढेर सारे जो है वेदर जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अर्थ जो है वो एक प्लेनेट है और इसीलिए क्या है सन के अराउंड कंटिन्यूसली रोटेट जो है वो होता रहता है और साथ में अपनी जो एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर भी ये रोटेट होता रहता है। इसीलिए आप देखिए कि इसके अंदर है ना, तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो होगा आपका ऐसे और इसके एक्सिस के ऊपर जो टिल्ट रहता है ये वेरिएशन क्रिएट करता है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता। सर्दियों के अंदर ये बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। वैसे ही जो गर्मियाँ आती हैं यानी कि आपके समर वेकेशंस वगैरह आते हैं, समर सीजन आता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और उसके साथ में ही जो हीट है वो आपकी बढ़ जाती है। वैसे ही बायोम्स है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, यानी कि आपको अर्थ का ऐसे पार्ट भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है। कई पार्ट ऐसे होते हैं जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के आसपास जो हैं। उसके अलावा टुंड्रा जो रहते हैं ये रहते हैं। तो अलग अलग तरह के आपको क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के वेदर्स और अलग अलग तरह के
फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से जो होता है रेन, या तो इनमें रेन आता है या इनके अंदर स्नो आता है। इनकी यहाँ पे पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे होंगे या प्लांट्स वगैरह होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी जो सारी लाइफस्टाइल है, उनकी बॉडी फिजियोलॉजी है, वो दूसरे टाइप ऑफ, जैसे कि रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफर करते हैं टुंड्रा वाले से, और डिजर्ट वाले डिफर करते हैं रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा से। इस तरीके से क्या है कि इन्वायरमेंट के साथ में, और ये किसकी वजह से होता है, अर्थ का जो रोटेशन है आपका उसकी वजह से होता है, जिसमें डिफरेंट सीजन्स आपको एक ही साल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में आगे देख लेते हैं, इसमें आता है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इस ग्राफ को आपको बिल्कुल ध्यान में रख के ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि मीन एनुअल टेम्परेचर, ये जो दिया गया है आपको, ये क्या है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर दिया गया है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये बीच का पॉइंट है, यानी कि 0 है, 0 डिग्री है। इसके नीचे जो है आपको बर्फ वगैरह देखने को मिलती है, उसके ऊपर जो होता है वो नॉर्मल लाइफ आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। तो आप देखिए, और ये जो वाई एक्स एक्सेस पे जो हमने बनाया है, इसमें रहता है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या रहता है आपका, ऐसे कि कितने सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है जनरली बारिश वगैरह होती है। बारिश वगैरह कितनी होती है, तो रेन जो होती है, रेन का अमाउंट आपको दिया गया है इस तरफ, और यहाँ पे दिया गया है मीन एनुअल टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आप देखिए डिजर्ट, आप एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो इस सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि डिजर्ट के अंदर क्या है। तो आप देखिए ये डिजर्ट है, तो डिजर्ट वाले को यहाँ इतना शो किया गया है, यहाँ से ये रहा, ये डिजर्ट है। तो ये जो डिजर्ट है आप देखिए इसका टेम्परेचर कितना रह रहा है, 24 से लेके और 5 डिग्री के आसपास। ये एक्चुअली में एवरेज टेम्परेचर दिया गया है, एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि डिजर्ट का टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री और 55 डिग्री तक भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है आपको, ये मीन एनुअल टेम्परेचर दिया गया है, मीन एनुअल टेम्परेचर, डिफरेंट डिजर्ट्स के टेम्परेचर दिए गए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर माइनस में भी जाता है, नाइट जो है बहुत ठंडी रहती है डिजर्ट में, और डे टाइम के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप देखिए कि सिर्फ टेम्परेचर तो इसका कितना है आपका, जैसे मान लीजिए कि 23 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से 23 के बीच में वेरी कर रहा है टेम्परेचर, तो इतना वेरी कर रहा है। लेकिन आप इसकी जो विड्थ देखेंगे ऐसे इतनी सी ये, और ये विड्थ जो है इसके अंदर बारिश को शो करती है कि कितनी बारिश यहाँ पे होती है, और ये हो रही है सिर्फ 50 mm सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि इतना ही मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की वैल्यू जो है वो डिजर्ट में इतनी है। ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप देखिए इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल, इसका टेम्परेचर जो है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। एक्स, ये आपकी कौन सी एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है और ये आपकी वाई एक्सेस है। तो देखिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ इसके केस में वाई एक्सेस जो है वो इतनी बड़ी है। इसका मतलब है कि इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होगा, और इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो इतना नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, तो उसी वजह से क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कोई रेन फॉरेस्ट में आपको मिलती है तो वो किस में मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और वो किस लिए मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है आप देखिए वाई एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है इसमें, और एक्स एक्सेस इसके अंदर इतनी है, यानी कि जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 200 से लेके और 450 जो सेंटीमीटर है पर एनम, वो उतना इसके अंदर रहता है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है और टेम्परेचर भी एकदम कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो गई, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से आप बीमार पड़ गए या फिर आप वहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो वो सारे क्या हैं, यहाँ पे एकदम आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन इतना नहीं है, और पीने का पानी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। दूसरे भी दे रखे हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट दे रखे हैं ऐसे, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ऐसे, जिनके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। एंड में जैसे ये देखिए आप ऐसे, ये है आपका आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा। आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह, अंटार्कटिका वगैरह उस साइड में आपको मिलेगा, आर्कटिक रीजन के अंदर ऐसे। यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो है, इसके अंदर टेम्परेचर कितना है इसका, तो यहाँ से वाई एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए। तो वाई एक्सेस के अंदर आप -10 से 0 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है। तो ये टेम्परेचर जो है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसी वजह से इसके अंदर
मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश वगैरह भी इसके अंदर ठीक ठाक सी नहीं होती है। इसी वजह से क्या है, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, दूसरे फॉरेस्ट वगैरह से क्या रहते हैं, थोड़े से डिफर करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें सिंपल साइज ग्राफ में आपको ऐसा करना है कि आपको ये देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या है, तो वाई एक्सिस पे इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसे। वाई एक्सिस जो होता है आपका ऐसे, वो किसको शो कर रहा है, टेम्परेचर को शो कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन को, टेम्परेचर वेरिएशन कितना है यहाँ पे। और एक्स एक्सिस जो है आपका, एक्स एक्सिस इस ग्राफ के अंदर शो करता है आपके कि कितनी बारिश वहाँ पे हो रही है ना, रेन अमाउंट। तो रेन अमाउंट को यहाँ पे शो करता है। और एक्स एक्सिस तो आपको जिसका भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको डिजर्ट का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वापस से जाइए ऐसे, और उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। ये लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो गई आपकी, और ये एक्स एक्सेस हो गई। तो इसका मतलब है कि देखो वाई एक्सेस इतनी है, इसका मतलब है कि मीन एनुअल जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से 20 डिग्री तक वेरी करेगा, और बारिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी होगी। आप अगर इसके केस में देखना चाहें, इसके केस में जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो आप इसके पास भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्या है, एक वाई एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए और इस साइड में एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए। तो वाई एक्सेस आपको डिनोट करेगी कि टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके और 25 डिग्री के 25 और 23 के आसपास रहता है। और जो बारिश है यहाँ पे वो आपकी 100 से लेके और 250 तक जो है वो हो सकती है। तो अब आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसी ग्राफ से आपको बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे ये नेम पूछे जाते हैं कि जैसे ये नाम ये आपको नहीं दिया, और ये पूछा जाता है कि ये वाला जो पार्ट है ये किसको डिनोट करता है, येलो पार्ट किसको डिनोट करता है, पिंक किसको करता है, ग्रीन किसको करता है, यही आपको क्या है इसमें बताना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। उसके बाद में देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट जो करती है आपकी ऐसे, वो क्या है, हार्श हैबिटाट्स, यानी कि जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, या तो बहुत हॉट वाटर हो या बहुत कोल्ड वाटर हो, या ऐसी कंडीशन हो सेलाइन वाटर हो या फिर वोल्केनो वगैरह हो, तो हर जगह पे क्या है लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर मैंने आपको बताया भी था जब माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ाया था कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करने वाले माइक्रोब्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान का डेजर्ट है, राजस्थान के डेजर्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस प्रेजेंट रहती है। इस वजह से क्या है वहाँ पे भी क्या है ये ग्रो करता है। तो राजस्थान डेजर्ट के अंदर क्या है, ये लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, कैमल वगैरह रहते हैं और लोग भी रहते हैं कई ऐसे। उसके अलावा जो रेट्स वगैरह है और रोडेंट्स वगैरह है वो भी वहाँ पे रहते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स भी वहाँ पे रहते हैं। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, रेन सोक्ड में यानी कि वो एकदम मतलब उनमें 365 डेज बारिश वगैरह होती रहती है। तो ऐसी जगहों के ऊपर भी क्या है यहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। डीप ओशियन ट्रेंचेस, जो ओशियंस वगैरह रहते हैं उनके अंदर बीच में ऐसे गैप रहते हैं ऐसे, और ये मान लीजिए कि ये ओशियन यहाँ तक भरा हुआ है तो उसके बीच में ये गैप रहता है ऐसे। तो ये जो गैप होते हैं आपके ऐसे, इन गैप्स को हम बोलते हैं ट्रेंचेस। जैसे मरियाना ट्रेंच है, वो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच क्या है, एक गड्ढा होता है समुद्र के अंदर, और जो ओशियन रहता है उसके अंदर आपको एक गड्ढा मिलेगा ऐसे काफ़ी गहरा ऐसे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो डीप ओशन ट्रेंचेस में भी आपको लाइफ मिलेगी, जबकि वहाँ का जो पानी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। टॉर्नेंशियल स्ट्रीम्स रहती हैं, जो स्ट्रीम वगैरह रहती हैं आपकी, है ना। और परमाफ्रॉस्ट स्नो लेडन पोलर रीजन्स के अंदर भी आपने देखा होगा पोलर बियर वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। हाई माउंटेन टॉप्स है, थर्मल स्प्रिंग्स है, कंपोस्ट पिट्स है, इन सभी के अंदर आपको क्या मिलता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि इन सभी के अंदर अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग इन सब में क्या होंगे, अडेप्टेशंस होंगे। यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं, जो सर्दी में रहता है उसको सर्दी के अगेंस्ट अडेप्टेशंस होंगे, जो गर्मी में रहता है उसको गर्मी के अगेंस्ट अडेप्टेशंस होंगे। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे आपको अडेप्टेशंस इनमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट है, यानी कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, इकोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म का अपने आउटर इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, उसके अलावा खाना ले रहे हैं, उसके अलावा स्टूल वगैरह रिलीज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ये क्या है, आपकी इकोलॉजी का पार्ट है। जो भी इंटरेक्शन हम अपने आउटर इन्वायरमेंट से करते हैं, दैट इंटरेक्शन इज कम्स अंडर द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम।
तो इकोलॉजी के अंदर आपको क्या है, दो तरह के क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इकोलॉजी के अंदर आपको दो तरह के फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक फैक्टर जो आता है आपका, वो कौन सा फैक्टर आता है, बायोटिक फैक्टर, और दूसरा आता है एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, इसका मतलब है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिनोट करते हैं। बायोटिक फैक्टर जो होंगे आपके, ये क्या होंगे, लिविंग होंगे, और एबायोटिक फैक्टर जो है ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर आपके नॉन लिविंग हैं और बायोटिक फैक्टर जो है वो लिविंग है। जैसे एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, फिजियोकेमिकल, जैसे कि वाटर है नॉन लिविंग, लाइट जो है वो नॉन लिविंग, टेम्परेचर, सॉयल जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। उसी तरीके से बायोटिक फैक्टर्स के अंदर पैथोजन, पैरासाइट, माइक्रोब्स, प्रेडेटर्स, कंपिटिटर्स और जितने भी आपके हायर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हैं, जिनके अंदर भी लाइफ है, वो सब के सब किसमें आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये रहता है यहाँ पे सारा। द डिस्टिंक्ट रोल ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड इट्स निके। डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर आपका रोल है, एक आपका प्लेस है उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज योर निके। उसको हम बोलते हैं नीश या निके। और ये रहता है बाय दिस ईच ऑर्गेनिज्म टॉलरेट वेरियस कंडीशंस, यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको आपस में यूटिलाइज करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि इन इकोसिस्टम्स जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक के अंदर आपके नॉन लिविंग आते हैं और बायोटिक के अंदर आपके लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं। ह्यूमन किस में आएगा, बायोटिक कंपोनेंट में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे मान लो कि वो फैक्टर्स, जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि टेम्परेचर हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि हमें उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए दिक्कत महसूस होगी। अगर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था, कांस्टेंट रहता है, तो उस केस के अंदर हमें उसमें रहने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर। टेम्परेचर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने अर्थ बनाई ऐसे, तो अर्थ के इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो उस केस में क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्लेन टू द माउंटेन, और अब टेम्परेचर कितना हो सकता है, सब जीरो, यानी कि बिलो जीरो लेवल जो है वो हो सकता है पोलर रीजन्स के अंदर या फिर हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर। उसके बाद में आता है एवरेज टेम्परेचर थर्मल स्प्रिंग्स का जो है, यानी कि डीप सी का रहता है, वो आपके 100 डिग्री से भी ऊपर रहता है। तो इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर भी हमें अर्थ पे देखने को मिलता है, और साथ में जो थर्मल स्प्रिंग्स यानी कि हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर यानी कि गर्म पानी के जो झरने वगैरह होते हैं, उनके अंदर आपको क्या है, हाई टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसे इंडिया में भी हैं कई ऐसे, जब हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिलता है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून की तरफ। तो अब उसके बाद में क्या आता है, कुछ ऐसे होते हैं कि मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज। जैसे कनाडा है, जर्मनी है, टेम्परेट रीजन के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं, उनके अंदर मैंगो ट्री जो है वो ग्रो नहीं करते। देयर इज नो स्नो लियोपार्ड इन द केरला फॉरेस्ट। स्नो लियोपार्ड आपको स्नो में मिलेगा, केरला में इतनी स्नो है नहीं, इसलिए स्नो लियोपार्ड आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। टूना फिशेस जो होती हैं वो आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो होती हैं, इनके बाद में आपको बहुत ही मुश्किल मिलती है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के आसपास ट्यूना फिश आपको दिखाई देगी, उसके बाद में नहीं। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर आपको मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कंगारू जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो वैसे क्या है, बंगाल टाइगर आपको इंडिया में मिलेगा। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि ये सारा पूरा का पूरा स्नो लियोपार्ड है, टूना फिशेस है, ये सभी अपने अपने जो फैक्टर्स रहते हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि इसके बाद में क्या आता है, टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स। टेम्परेचर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक फंक्शन है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसको अफेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स के, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंड बढ़ती है, आपकी बॉडी शिवर करने लग जाती है, यानी कि
शेक करने लग जाती है ताकि वो मोर हीट प्रोड्यूस कर सके और आपको ठंड से बचाया जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म। थर्मल यानी कि टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। एबायोटिक फैक्टर हमारा कौन सा है? टेम्परेचर है। और टेम्परेचर के बेस पे ही दो तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक होते हैं यूरीथर्मल और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब होता है कि ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स है ना। यूरीथर्मल का मीनिंग क्या होगा? दे कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे बोल दे कि मैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड से और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है ये 60 डिग्री तक की एक रेंज हो गई ऐसे, है ना। -10 से लेके और 50 डिग्री यानी कि एक बड़ी ब्रॉड रेंज हो गई। तो ब्रॉडर रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टॉलरेट कर सकते हैं, उसके अंदर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर द यूरीथर्मल। दूसरे आते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल जो होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर सकते, है ना, जो वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते, जो एक नैरो रेंज तक ही मिलते हैं। मान लीजिए कि 20 से लेके और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद में ग्रो नहीं करेंगे। तो उसके बाद में ग्रो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि एक नैरो रेंज टेम्परेचर की है, इसी रेंज के ऊपर ही ये सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। तो हमेशा याद रखना है, स्टेनो का मतलब है नैरो रेंज और यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज। अभी आगे भी आएंगे आपके ऐसे, तो आपको इतना याद रखना है कि यूरी का मतलब क्या है? वाइड रेंज, और स्टेनो का मतलब क्या है? आपका नैरो रेंज। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि सेकंड जो आता है दूसरा आपका टेम्परेचर के बाद में, वो आता है वाटर। वाटर जो होता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिजर्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैंने बताया था अभी आपको, कंगारू रैट है, कैमल है ना, कैक्टस के प्लांट्स वगैरह हैं, उनमें आपको क्या मिलेगा? उनमें आपको स्पेशल अडेप्टेशंस जो है इसके लिए मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, है ना, और ये सारे मिलते हैं डिपेंड्स ऑन द वाटर। यानी कि पूरी प्रोडक्टिविटी है हमारी बॉडी की, वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर पानी अच्छे से अवेलेबल होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से चलेगा। अगर पानी अच्छे से नहीं लेंगे तो उस केस में हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, अलग तरीके से काम करता है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कौन सा है? आपका वाटर है टेम्परेचर के बाद में। और वाटर के अंदर भी क्या रहता है? यानी कि सलाइन वाटर, यानी कि उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहती है। तो वो जो होते हैं वो आपके इस तरह से देखने को मिलते हैं। देखिए, दो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके ऐसे, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग तरीके से मैटर करती है। सैलिनिटी इन द पार्ट्स पर 1000 यानी कि ppm जो होता है आपका पार्ट पर टी, ppt, और उसके अंदर आपकी सैलिनिटी जो है वो मेजर की जाती है। अगर ये लेस देन 5 है तो ये इनलैंड वाटर है, यानी कि जो पीने का पानी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में 30 से 35 जो रहती है वो आपकी 30 to 35 दैट इन द सी वाटर। और उसके बाद में अबव 100 इन सम हाइपर सैलाइन लेगून्स। हाइपर सैलाइन लेगून्स का मतलब होता है कि वो जैसे पानी की जो लेक वगैरह रहती हैं ऐसे, तो सैलाइन लेक्स रहती हैं। जैसे राजस्थान में सांबर लेक जो है वो एक सैलाइन लेक है, उसका पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? सैलाइन वाटर है। तो इसी तरीके से क्या है कि आप सैलिनिटी के बेस पे भी आप देख रहे हैं कि लेस देन 5 30 to 35 सी वाटर में, और मोर देन 100 ये मिलता है आपको सम हाइपर सैलाइन लेगून्स, जैसे कि सांबर लेक जो है राजस्थान में, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सैलाइन लेगून। तो इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें, इसके अंदर भी दो तरह के होंगे। मैंने आपको यूरी और स्टेनोथर्मल बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? यूरी हैलाइन एंड स्टेनोहैलाइन। यूरी का मतलब वाइड रेंज, यानी कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो बियर कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द यूरी हैलाइन। और जो नैरो रेंज, यानी कि बिल्कुल नैरो रेंज तक कोई क्या है? टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की जो नैरो रेंज होगी उसी को क्या है? ये टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 सैलिनिटी से लेके और 20 सैलिनिटी तक ग्रो करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो 5 से लेके 80 सैलिनिटी तक ग्रो कर लेता है, ppt पार्ट पर 1000 में। तो उसका मतलब है कि ये जो है ये आपका ये क्या है? स्टेनोहैलाइन है। हैलाइन का मतलब वही है सैलाइन, यानी कि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? स्टेनो, और ये जो होगा आपका यूरी होगा। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि यूरी हैलाइन और स्टेनोहैलाइन। यूरी का मतलब होता है ब्रॉडर रेंज और स्टेनो का मतलब होता है नैरो रेंज। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो आपके सॉल्ट वाटर में ग्रो नहीं कर सकते, और जो सॉल्ट वाटर के एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो सी एनिमल्स होते हैं, वो आप जो है फ्रेश वाटर में ग्रो नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट जो आता है आपका इसके बाद में, वो आता है कि लाइट, यानी कि टेम्परेचर और सैलिनिटी के बाद में हम देख रहे हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन के बाद में हम क्या देख रहे हैं
वाटर के बाद में लाइट देख रहे हैं। तो लाइट जो होगी वो आपके फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि वर्निलाइजेशन और फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए नेसेसरी रहती है। और इसके अंदर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? फोटो सिस्टम्स पे डिपेंड करती है, यानी कि आपके फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करेगी। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो पीरियोडिज्म होता है, आपने पढ़ा होगा LDP लॉन्ग डे प्लांट, और फिर आता है आपका SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। तो इस तरीके से क्या रहता है, कुछ को ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी की नीड रहती है, किसी को कम लाइट की इंटेंसिटी की नीड रहती है, यानी कि अगर 1 घंटे भी लाइट मिल गई तो उन प्लांट्स का काम चल जाएगा और फ्लावरिंग हो जाएगी। वैसे ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि लॉन्ग डे, यानी कि आपको मतलब ज़्यादा देर तक धूप चाहिए और थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, नाइटी इन्वायरमेंट चाहिए, यानी कि नाइट वाला जो इन्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे चाहिए। तो इसी तरीके से क्या रहता है कि अगर जो आपके ये एबायोटिक फैक्टर है लाइट के अंदर, तो उसमें इस तरीके से ही सारी चीज़ चलती है, यानी कि इसके अंदर आपके सनलाइट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में लास्ट आता है आपका सोयल। सोयल के अंदर आप देख रहे हैं कि सोयल कंपोजिशन है, ग्रेन साइज है, एग्रीगेशन है सोयल का, pH है, मिनरल्स है, टोपोग्राफी है, ये सारी जो रहती है आपकी ऐसे। तो उसके बाद में क्या रहता है कि ये सारा इसके अंदर रहता है। तो जो सोयल की क्वालिटी है आपकी ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स रहती हैं हमारे कंट्री में, यानी कि राजस्थान की सोयल जो है वो आपकी यूपी की सोयल से डिफ़र करेगी। जो आपके रिवर साइड सोयल्स रहती हैं वो सोयल जो है अलग तरीके की होती है और दूसरी सोयल अलग तरीके की होती है। तो इसी तरीके से क्या है कि सोयल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन मैटर करता है। pH और मिनरल्स जो रहते हैं आपके, है ना, pH मिनरल्स और टोपोग्राफी वगैरह जो है वो इसके अंदर रहते हैं। और जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है ना, इन एक्वेटिकल द कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन टाइप ऑफ द बेंथिक एनिमल्स, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, डिटरमाइन द टाइप ऑफ द बेंथिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये सारा रहता है। तो ये सॉयल जो है उसके बाद में नंबर 4 आपके ये आ जाता है। अब क्या होता है, इनके अगेंस्ट में आपको रेस्पॉन्स देखने पड़ते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे चेंज होती है वैसे अगर आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो यू विल बी कम्स अंडर द कॉन्फॉर्मर्स। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, जैसे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही रहेगा, चाहे बाहर कितनी ठंड पड़े कितनी गर्मी पड़े, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कितना रहेगा, 37 रहेगा। यानी कि जो फिक्स टेम्परेचर के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि मैमल्स वगैरह, हायर एनिमल्स हैं, तो वो आते हैं आपके रेगुलेटर्स में और ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे न कैसे करके क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। तो आप देखिए ये है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट और ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इधर चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ और इधर इंटरनल चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो आपको लाइन दिख रही है ये बिल्कुल सीध में रहती है ऐसे। इसका मतलब है कि ये 37 डिग्री है और इतना ही हमारा टेम्परेचर जो है वो हमेशा रहेगा, चाहे बाहर कितनी सर्दी पड़े चाहे कितनी गर्मी पड़े। अगर हम ऐसा करने में, हमारी बॉडी ऐसा करने में अनेबल रहती है, यानी कि अगर कैपेबल नहीं रहती, तो उस केस के अंदर ये जो है पर्सन की डेथ हो जाती है। और वैसे ही दूसरे टाइप का कौन सा आता है, कॉन्फॉर्मर्स आता है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो दोनों के बीच में कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। उसके बाद में थर्ड टाइप आते हैं, वो पार्शियल रेगुलेटर्स आते हैं, जो थोड़ी देर तक तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और बाद में जाके क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं ऐसे। तो इस तरीके से क्या है, 3 तरह के रेस्पॉन्सेज जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। एक आपके रेगुलेटर्स हैं, एक कॉन्फॉर्मर्स हैं, एक पार्शियल रेगुलेटर्स हैं। अब देखिए इन्हीं की बेस पे जो है आपको कितने मिलेंगे। तो ये ग्राफ में आपको 3 टाइप्स ऑफ दिखाए गए हैं, क्योंकि फिर माइग्रेशन और सस्पेंड का जो है इंटरनल लेवल और उनसे एक्सटर्नल लेवल से कोई आपका ज़्यादा सेंस नहीं रहता, इसीलिए फर्स्ट जो है वो रेगुलेट है, यानी कि ह्यूमन जो है 37 डिग्री। उसके बाद में आपका आता है कॉन्फॉर्म्स जो होते हैं आपके, है ना, ये कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि बाहर का टेम्परेचर जितना होगा उतना ही अपने अंदर का टेम्परेचर कर लेते हैं। थर्ड टाइप आते हैं माइग्रेट, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, साइबेरियन क्रेन वगैरह का वाला एग्जांपल। और सस्पेंड के अंदर आते हैं आपके जो एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम था तब तक तो वो क्या कर रहे थे, आपके गर्मी के मौसम में बाहर रहते हैं, और जैसे ही बहुत तेज़ एक्सट्रीम आपकी कोल्ड टेम्परेचर आ जाता है तो उस केस में अपनी सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो ये आता है आपका नेक्स्ट। और इसके बाद में आते हैं आपके रेस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर्स, रेगुलेट यानी कि हम हैं, ये क्या करेंगे,
फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियल, इनके अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का प्रोसेस इनके अंदर रहता है, और थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस और ऑस्मो रेगुलेशन इनके अंदर मेंटेन रहना चाहिए, इनका प्रोसेस इनमें रहता है। और अगर ये फेल हो जाएगा तो उस केस में पर्सन की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रेगुलेट। रेगुलेट के अंदर ही क्या है, समर के अंदर हमारा आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर कितना ही हो, लेकिन हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 रहेगा। विंटर के अंदर भी बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 रहेगा। चाहे इसमें शिवरिंग होती है, हमारे इसमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है गर्मियों में, सर्दियों के अंदर कब कभी छूट जाती है, तो वो कैसे भी करके आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप क्या है टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में और हम जो है कैपेबल हैं, है ना। ऐसे ही एनर्जी थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है, यानी कि किसके अंदर, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें, यानी कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं इनके अंदर क्या रहता है, सरफेस एरिया इनका थोड़ा सा क्या रहता है, लार्जर, दे हैव ए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम से इनका सरफेस एरिया लार्जर रहता है। इस वजह से क्या है, इनकी जो दे लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट, इनकी जितनी बॉडी हीट है और जल्दी जल्दी क्या है कि लॉस हो जाती है। इसी वजह से क्या है, वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयर इन द पोलर रीजन्स, यानी कि पोलर रीजन में आपको छोटे छोटे एनिमल्स हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरे आते हैं कॉन्फॉर्म्स। कॉन्फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स ये हैं, है ना। ये क्या करते हैं, जैसे जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज कर देते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट कैन नॉट मेंटेन, यानी कि ये मेंटेन नहीं कर सकते कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट जो है। देयर बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज विद द सराउंडिंग कंडीशंस, दे आर कॉल्ड द कॉन्फॉर्मर्स, यानी कि सराउंडिंग की जो कंडीशंस है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो बॉडी चेंजेस हैं वो इनकी बॉडी में होते रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो आपकी चेंज हो जाती है ना, एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ में। तो ये सारा जो है आपका किसका रहता है, कॉन्फॉर्म्स का। उसके बाद में आते हैं माइग्रेट्स। माइग्रेट्स में एग्जांपल आता है कि साइबेरियन क्रेन, जैसे ही साइबेरिया में ठंड का मौसम आता है, यानी कि जो आपके एंड ऑफ द ईयर का टाइम आता है दिसंबर का, और इस टाइम में, तो इस टाइम में क्या होता है, वहाँ से जितने भी ये क्रेन्स वगैरह होते हैं वो कंट्रीज़ यानी कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करके और कहाँ आ जाते हैं, राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में आ जाते हैं। तो साइबेरियन क्रेन है, और ये कहाँ से आते हैं, आपके साइबेरियन क्रेन जो होते हैं ये आपके डायरेक्ट साइबेरिया से आते हैं, यानी कि रसिया वाला जो पार्ट है वहाँ से आते हैं। ये माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि एक जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है यहाँ से माइग्रेट हो गए, वहाँ पे जब वापस से नॉर्मल मौसम हो जाएगा तो ये वापस वहाँ पे मूव कर जाएंगे। फिर आता है इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। सस्पेंड एक्टिविटी जो होती है, सस्पेंड का मतलब होता है एक बार रुक जाएं, और जब एडवर्स कंडीशन चली जाएंगी, यानी कि जो हार्मफुल कंडीशंस हैं वो हमारी गायब हो जाएंगी, तो उसके बाद में हम क्या है, वापस से जर्मिनेट होकर नया प्लांट, नया ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। और ऐसा मिलता है आपको लोअर प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। ये स्पोर्स बनाते हैं, हायर प्लांट्स में सीड बनाते हैं, और ये सीड जो है ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, ऐसा रहता है। तो सस्पेंड वाला जो आता है उसके अंदर हाइबरनेशन रहता है बियर के अंदर, बियर अकरिंग ड्यूरिंग द विंटर। हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, और साथ में डायपोज है। तो डायपोज, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हाइबरनेशन आपका विंटर में होता है, एस्टिवेशन जो होगा वो स्नेल में और फिशेस में होगा और ड्यूरिंग द समर, और डायपोज जो होता है ये एक इंसेक्ट्स में पाए जाने वाली जो प्लैंक्टन्स वगैरह जो रहते हैं उनके अंदर, लेक एंड पॉन्ड्स के अंदर ये पाए जाने वाली एक क्या है, स्टेज रहती है ना। अपना डेवलपमेंट जो होता है वो क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। डेवलपमेंट यानी कि जो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले जाइगोट बनेगा, फिर आपका लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद में एडल्ट बनेगा, तो ये उस डेवलपमेंट को थोड़े टाइम के लिए क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो दैट इज डायपोज। एस्टिवेशन विल अकर्स इन द समर्स एंड हाइबरनेशन विल अकर्स इन द विंटर्स। उसके बाद में आता है अडप्टेशंस। अडप्टेशंस क्या क्या मिलते हैं, पोलर बियर में, डक के अंदर देखिए आप, ऐसे पानी में तैरने के लिए इसके पास में इसकी जो फिंगर्स रहती है, ऐसे ये जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स में और इनके बीच में यहाँ पे इनको मेम्ब्रेन मिलेगी। जैसे आप देखिए इसके जो ये जो आपके इसके जो वो हैं, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, मेम्ब्रेन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह से ये मेम्ब्रेन है, ऐसे ये। तो इनके जो पैर रहते हैं, है ना, इन पैर के बीच में आपको और क्या मिलेगी, छोटी सी मेम्ब्रेन मिलेगी, जो यहाँ पे इनको जोड़ने के काम में आती है और तैरने के अंदर हेल्प करती है ऐसे, यानी कि इनकी फिंगर्स जो है इस मेम्ब्रेन से आपस में जुड़ी रहती है, ऐसा रहता है। तो डक के अंदर ही रहता है। पोलर बियर जो है उसके अंदर विंटर को बियर करने की एक्सट्रीम क्वालिटी रहती है। उसी तरीके से जो आपके ये जो पुंसिया वगैरह हैं और कैमल वगैरह हैं और कैमलियन वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर
एट्रीब्यूट्स इनके अंदर मिलते हैं जो इनको और वहाँ पे सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस इन्वायरमेंट में। इन्हीं को हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। और मैंने आपको बताया था कि कंगारू रैट जो है ये कभी भी जो है अपनी लाइफ में नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट जो होता है उसमें मिलता है, और ये फैट ऑक्सीडेशन से क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ बिता देता है। फैट ऑक्सीडेशन से ही वाटर प्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि इसको पूरी लाइफ में इसको अगर पानी नहीं मिलेगा तो उस केस के अंदर ये जिंदा रह जाएगा पूरी लाइफ में इसको। तो नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वाटर, ये क्या है, कोई वाटर के सोर्स के अंदर ये वहाँ पे सर्वाइव आराम से जो है कर सकता है। इसको पानी की एक्सटर्नल पानी की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। उसके बाद एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन दैट मिनिमल द वॉल्यूम, और यूरिन का जो वॉल्यूम रहता है उसमें मोस्ट ऑफ द जो है वो वाटर रहता है। तो वाटर लॉस का एक सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो क्या है, यूरिनेशन। तो ये क्या करते हैं, अपने यूरिन को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं जिसकी वजह से जो है ये इनकी बॉडी से पानी लॉस नहीं होता इतना ज़्यादा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अडप्टेशंस के अंदर ही दूसरे और देखिए प्लांट्स के अंदर क्या मिलेगा आपको। तो इनकी जो क्यूटिकल रहती है, आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है, थिक क्यूटिकल्स। और स्टोमेटा इनके अंदर संकन स्टोमेटा मिलेंगे, यानी कि जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम बॉटनी में पढ़ेंगे जब ये 11th क्लास का टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उनकी जो लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर रिलीज होता रहता है। तो 50% या 80% के आसपास वाटर लॉस इसी में हो जाता है। तो ये ऐसा रहता है। नेक्स्ट आता है आपका संकन स्टोमेटा, फिर कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे। कैम प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर ड्यूरिंग द डे टाइम, ये डे टाइम के अंदर स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, क्लोज। तो स्टोमेटा ही क्लोज रहेंगे, यानी कि पोर्स जो है वो बंद रहेंगे। इस वजह से जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और पानी का लॉस भी नहीं होगा। और पुंछिया के अंदर लीव्स ही नहीं होती, इसके अंदर लीव्स जो होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, आपके थ्रोन्स में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि ये सब वाटर लॉस को मिनिमाइज कर लेते हैं और डेजर्ट प्लांट वगैरह में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। मैमल्स के अंदर क्या रहता है, जैसे कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाली है तो सील जो ये रहती है, सील फिश जो रहती है, ये क्या करती है, इसकी जो आउटर स्किन रहती है ये बहुत ही क्या रहेगी आपके, मतलब थिक रहती है। तो ये जैसे ये देखिए, ये इसकी मान लीजिए कि स्किन है, तो इसके अंदर ये इतना सारा क्या मिलेगा, ब्लबर मिलेगा। तो ब्लबर जो है इसके अंदर एक फैट की लेयर रहती है, एक्स्ट्रा फैट की लेयर होती है जो इसके लिए किसका काम करती है, रजाई गद्दों का काम करती है, यानी कि आप ब्लैंकेट का काम करेगी कि ये एक तरह से इसको ठंड नहीं लगने देगी ये। तो इसी तरीके से क्या होता है कि मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर इन्वायरमेंट हैव द शॉर्टर ईयर्स एंड द लिम्स टू रिड्यूस द हीट लॉस। शॉर्टर ईयर्स रहते हैं, ये पूछ लेते हैं आपसे, एलेंस का रूल क्या है, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होते हैं रिड्यूस द हीट लॉस, है ना, ऐसा रहता है एलेंस रूल के अंदर। एक्वेटिक मैमल्स जैसे सील वगैरह होती हैं उनमें थिक लेयर मिलती है फैट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। और ये ब्लबर क्या करती है, रिड्यूस करती है हीट लॉस को, यानी कि एक तरह से इंसुलेटर की लेयर ये बना लेती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी की हीट जो है वो लॉस नहीं होती है। उसी तरीके से आर्के बैक्टीरिया जो मिलते हैं आपको वो हॉट स्प्रिंग्स और डीप जो आपके सी वगैरह हैं उनमें मिलते हैं, और ये मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, है ना। उसके अलावा एंगलर फिश जो होती है, ये वाली फिश, ये आपको कहाँ मिलेगी, डीप सी के अंदर, जो ट्रेंचेस बताए थे मैंने आपको, सी के अंदर बहुत गहराई में जाके, वहाँ पे जो जनरली कोई भी लाइफ नहीं मिलती जनरली, तो वहाँ पे ये जो एंगलर फिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अपन जैसे ही जाते हैं, जैसे कि आप मनाली घूमने गए तो वो हाई एल्टीट्यूड है कंपेरेटिव टू द राजस्थान, जयपुर या फिर जो आपके प्लेन एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। तो उस टाइम में आपको क्या देखने को मिलता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिलती है। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है कि वो जो माउंटेन एरिया रहते हैं उनके ऊपर क्या है, जैसे जैसे अपन अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आपका डेंस से और आपका लाइट होता चला जाता है, यानी कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो उतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहती जितना यहाँ पे आपके जो प्लेन एरियाज हैं उनमें रहती है। इसी वजह से क्या है कि जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो तो थोड़ा सा घूमते ही आपको क्या है, थकान होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, है ना, डिजीनेस है, नोजिया है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है क्योंकि इनफ ऑक्सीजन जो है वो आपको नहीं मिल रही होती। इसी वजह से क्या है, लेकिन आप जैसे ही 10 या 20 दिन वहाँ पे कंटिन्यूसली रह के आते हो तो उसके बाद में आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आरबीसी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे नॉर्मल
तरीके से वहाँ पे रह सकते हो। यानी कि जो हीमोग्लोबिन अगर आपको बढ़ाना है अपने ब्लड का, तो उस केस में आपको कहाँ विजिट करना चाहिए, हिल स्टेशंस वगैरह पे आपको 1 मंथ और 2 मंथ वहाँ पे स्पेंड करके आपको आने चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन सडनली प्लेन एरिया से और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चले जाते हैं, माउंटेन वगैरह पे चले जाते हैं, तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस लगने लग जाती है, यानी कि नोजिया, हार्ट पेपिलिएशन और फैटीग होने लग जाती है, थकान होने लग जाती है। ये जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस को कैसे ओवरकम करती है बॉडी, मैंने बताया था आपको, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, और उसके बाद में हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी जो रहती है वो बाइंडिंग कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से ऐसा रहता है। तो डेजर्ट लिजर्ड जो होती है ना, इसके अंदर क्या मिलता है आपको, ये सन के अंदर ऐसे आ जाती है और हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है। तो आप देखना कई बार डेजर्ट लिजर्ड ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती रहती होगी, इसका मतलब क्या है कि वो सन से हीट एब्जॉर्ब कर रही है और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करती है, ट्राई करती रहती है। नेक्स्ट जो आता है, अब आता है इसका सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का, वो आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है, ये एक पॉपुलेशन जैसे आपसे पूछा जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप कहेंगे कि 130 करोड़ जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। तो 130 करोड़ आपने किसकी पॉपुलेशन बताई, आपने ह्यूमन की पॉपुलेशन बताई, या इंडिया के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बताई, या एनिमल्स की पॉपुलेशन बताई, डॉग्स की बताई, काउज की बताई, किसकी पॉपुलेशन बताते हैं। तो जनरली क्या होता है, पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन जो होते हैं उसके कुछ न कुछ पार्ट्स रहते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी किसको बोलेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी दैट इज लिंक टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड द इवोल्यूशन। तो ये हम देखेंगे एक एक करके इसके अंदर ऐसे। पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स यानी पॉपुलेशन के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, सेक्स रेशियो है, एज पिरामिड्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं किसके हैं, आपके पॉपुलेशन इसके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बर्थ रेट को। बर्थ रेट का मतलब है कि इट रेफर्ड द पर कैपिटा बर्थ, यानी कि आपने देख लिया कि जो भी आपके पास वैल्यू थी, मान लीजिए कि पिछले साल जो है वो जयपुर की पॉपुलेशन 100 थी और अब की साल जो है जयपुर की पॉपुलेशन 140 हो गई, तो इसका मतलब है 40 जो है वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे बढ़ गए, है ना, ऐसा मतलब रहता है। तो जैसे यहाँ पे लोटस का एग्जांपल देके बता रखा है आपको, ऐसे एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस जो थे वो लास्ट ईयर प्रेजेंट थे, और उसके बाद में अभी जो है करंट पॉपुलेशन जो है वो आपकी कितनी हो गई, 28 हो गई। तो इसका मतलब जितने इंडिविजुअल आपके बढ़े हैं, है ना, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज, तो कितने बड़े हैं, 28 में से आपने 20 माइनस कर दिया तो आपके 8 इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज हो गए। तो आप इंक्रीज हो गए उनको लिख लो, और जो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन थी आपकी 20 उसको देख लो। तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग जो है पर लोटस पर ईयर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपकी क्या है, एक तरह से बर्थ रेट हो गई, ये आपकी बर्थ रेट है। बर्थ रेट पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है और डेथ रेट पॉपुलेशन को डिक्रीज करती है। देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेथ रेट, कितनी डेथ जो है वो हुई थी। जैसे मान लीजिए कि 4 इंडिविजुअल्स लेबोरेटरी के अंदर पॉपुलेशन ऑफ द 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग ए वीक, तो यानी कि 40 में से 4 की डेथ हो गई। इसीलिए आप क्या करेंगे, जिनकी डेथ हुई है उसको आप क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो 4 की डेथ हो गई कितने में से, 40 में से, यानी कि 4/40। तो 4/40 जो है आपका 0.1 इंडिविजुअल, ये आपकी क्या है, पर कैपिटा डेथ रेट है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको डेथ रेट और बर्थ रेट समझ में आ गई होगी। सेक्स रेशियो आता है उसके बाद में कि पर 1000 मेल पर कितनी 1000 फीमेल है ना। जैसे मान लो कि ये 1000 मेल पे और कितनी फीमेल है, तो आइडियली इट शुड बी 1000/1000, यानी कि सेक्स रेशियो, आइडियल सेक्स रेशियो क्या है, 1:1, यानी कि आपका जो सेक्स रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, कंट्री का 1:1 होना चाहिए। और उसके बाद में ये जो रहता है आपका सेक्स रेशियो है, इसके अंदर आपको मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं वो आपको इसमें बताया जाता है। उसके बाद में आते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स जो हैं वो आप पिरामिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, है ना। पिरामिड का जो बेस पार्ट रहता है, ये वाला जो बेस पार्ट है आपका, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है। यानी कि ये जैसे मान लो कि आप जैसे 0 से लेके और आप 12 ईयर तक मान लीजिए इसको ऐसे कि 12 ईयर तक जो है जनरली
रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कि जो बच्चे हैं, चाइल्डहुड है, वो इतने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। उसके बाद में यानी कि 0 से 12 साल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने सारे हैं। रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो बाद में इसको शो करती है, और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है ये आपकी मान लीजिए कि 14 से लेके और 50 तक की जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो आपकी रहती है इसके अंदर। और अबव 50 यानी कि वापस से क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो यानी कि जो ओल्ड एज है ना, जो ओल्ड पर्सन जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, और ये आपके आती हैं 50 और उसके अबव, 50 एंड अबव। तो अब आप देखिए इस वाली एक्सपेंडिंग यानी कि अगर कोई पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो बढ़ते समय उस पॉपुलेशन के अंदर जो है किस तरीके से देखा जाएगा कि जो नंबर ऑफ नए इंडिविजुअल्स हैं, न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि जो बच्चे हैं, उनका पॉपुलेशन क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो किसका हाई है, ये बच्चों का हाई है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ये है। उसके बाद में ओल्ड लोग जो हैं वो आपके कम हैं, यानी कि ऊपर से ये जो है ओल्ड पर्सन जो हैं दे आर नियर टू डेथ, यानी कि दे विल रिप्रेजेंट द डेथ रेट। और यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट, तो बर्थ रेट तो ज़्यादा है और डेथ रेट क्या है, कम है। तो इस वजह से क्या है, ये पॉपुलेशन आपकी एक्सपोनेंशियल या एक्सपेंडिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो रहती है। दूसरी आती है कि जिसमें आपको इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। देखो ये देखिए, ये बिल्कुल सिमिलर सा ही है और इसके अंदर स्टेबल ये रहता है, यानी कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही रेशियो के अंदर जो है डेथ हो रही है, यानी कि डेथ रेट इज इक्वल्स टू द बर्थ रेट। इस वजह से जो है पॉपुलेशन हमारी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा, यानी कि बर्थ रेट तो आपकी बिल्कुल ही रिड्यूस हो गई और डेथ रेट वगैरह जो है वो आपकी चल रही है। और मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं आपके वो कितनी एज के हैं, रिप्रोडक्टिव एज के रहते हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये सारा आप देख रहे हैं कि इन ग्राफ्स को आपको देख के पढ़ना है। इनका बेस आपको छोटे बच्चों को डिनोट करता है और टॉप जो है वो ओल्ड लोगों को यानी कि ऑलमोस्ट डेथ को डिनोट करता है, और इस तरीके से आप इनको देख के इंटरप्रेटेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ उसका। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और मान लीजिए कि ये दूसरी प्लेट है। इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो इतने रह रहे हैं, और इस वाले के अंदर जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो इतने रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेट ए जो है, ये ए वाली जो प्लेट है, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि इस प्लेट के अंदर कितने इंडिविजुअल्स यानी कितनी कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया वगैरह की, वो सारी रह रही है। तो और इसके अंदर आप देखिए तो वैसे क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक सिटी है, ये दिल्ली है और ये जयपुर है। तो जयपुर में पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने ह्यूमन रहते हैं। तो यहाँ पे तो 1 किलोमीटर के एरिया में इतने ह्यूमन रहते हैं दिल्ली में, और जयपुर में इतने रहते हैं, मान लेते हैं। तो इस वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जयपुर इज लेस देन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली। इस तरीके से आप क्या है कि आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट आता है आपका वो आता है कि भाई नेटेलिटी, यानी कि नेटेलिटी का मतलब क्या है आपको इमीडिएटली याद रखना है। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ, यानी कि जो बेबी की बर्थ हो रही है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। तो डेथ से हमेशा पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। और फिर आता है इमिग्रेशन, यानी कि इनकमिंग, यानी कि उस सिटी में बाहर के लोग रहने के लिए आ रहे हैं। और इमिग्रेशन का मतलब है आउट गोइंग, यानी कि वहाँ यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। जैसे कि मान लो दिल्ली का कोई पर्सन है, वो दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाए तो इसको हम बोलेंगे इमिग्रेशन। और अगर वहाँ पे दिल्ली के अंदर राजस्थान का कोई व्यक्ति दिल्ली में जाके रहने लग जाए तो दिल्ली के लिए वो क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनकमिंग यानी कि आना, तो इन दोनों फैक्टर जो हैं बर्थ और इनकमिंग से तो पॉपुलेशन बढ़ती है, और जो मोर्टेलिटी है और इमिग्रेशन है यानी कि चले जाना, तो उससे पॉपुलेशन जो है एक जगह की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करती हैं। इनकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है जो कि आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन ऐसे, ये जो है काफ़ी टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा आ जाता है, और यहाँ पे भी देखो इस तरीके से ये दिखाया गया है कि एक जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एन जो है वो कैसे इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज कैसे होगी, यानी कि यहाँ पे इनकमिंग हो रही हो लोगों की इस सिटी के अंदर, या फिर यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो इसीलिए इमिग्रेशन और उसके ऊपर दोनों के, इमिग्रेशन के ऊपर भी प्लस है और नेटेलिटी के ऊपर भी क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब है मान लीजिए कि लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन थी आपकी वो कितनी थी, 100 थी।
लास्ट ईयर की पॉपुलेशन, और बर्थ रेट जो है बी, ये कितने हुए 10 हुए। उसके बाद में इमिग्रेशन जो है यानी कि आई जो है वो कितने, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मान लीजिए कि 20 दे रखी है। तो इसका मतलब है कि बी प्लस आई, एन प्लस फिर बाद में बी प्लस आई, ये हो गया, और उसके बाद में माइनस किसको करेंगे, मोर्टेलिटी को और इमिग्रेशन को। जो लोग यहाँ से डेथ हो गई और या फिर जो लोग यहाँ से चले गए तो उनको वो इस सिटी की पॉपुलेशन को कम कर गए, तो इसी वजह से माइनस कर दीजिए। और उनमें किस किस को माइनस करेंगे, डेथ रेट को भी और साथ के अंदर आप क्या, इमिग्रेशन को भी। तो ये आपका एक क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसमें n प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो लर्न कर लीजिए। उसके बाद में आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ के जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, तो देखियो इसी डायग्राम में देख के बता देते हैं आपको। ये ग्रोथ पैटर्न जो है वो आपके दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट जो पैटर्न है वो तो आपका ये है, जिसमें ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे थोड़े दिनों पहले कोविड के केसेस थे वो इसी तरीके से क्या है, आए जा रहे थे। तो जो ऊपर चलते चले जाएंगे और रुकने का नाम नहीं लेंगे ऐसे, तो वो क्या है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो मॉडल है वो कैसा होता है, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। ये इसका क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये रहता है। अगर जब आप उसको सोल्व करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, nt यानी कि जो t टाइम के बाद में जो पॉपुलेशन है आपकी वो n0 e की पावर rt रहता है। इसके अंदर से nt जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, n0 जो है वो प्रीवियस पॉपुलेशन है, और r जो है वो इंट्रिंसिक रेट यानी कि नेचुरल इंक्रीमेंट की जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज है वो है, और e की वैल्यू कितनी रहती है आपके 2.71828। तो इस तरीके से क्या है, एक ग्राफ तो ये हो गया। दूसरा ग्राफ के अंदर आता है आपका कौन सा, दूसरा ग्राफ आता है आपका कौन सा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा, इसके अंदर जो भी आपकी ग्रोथ करवाई जाएगी ऐसे, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर ये जो इस तरह का ग्राफ आता है आपका, यानी कि इसके अंदर 3 स्टेजेस रहती हैं। पहले लैग स्टेज आती है, उसके बाद में ये जो स्टेज आती है बी वाली, ये लॉग स्टेज आती है, और सी वाली जो आती है यहाँ पे ऐसे, ये स्टेशनरी आती है। और स्टेशनरी के बाद में अगर मान लो कि मीडिया खत्म हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है, तो डिक्लाइन फेज भी इसके अंदर बाद में आ जाती है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है वो आपका रहता है dn/dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n/k। तो इसमें से क्या है, देखो इसको हम बोलते हैं वेयरहाउस्ड पर ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब इस देखो dn/dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n/k, ये एग्जांपल किसका है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है। इसमें से k जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है, n जो है पुरानी पॉपुलेशन है ना, और rn जो है वो आपकी क्या है, r जो है इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज की। नेक्स्ट आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। इस लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेरिएशन शो करते हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो ब्रीडिंग हो, चाहे वो और दूसरी चीज़ें हों। तो देखिए एक एक करके रीड कर लेते हैं, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होती है डार्विन की ऐसे है ना, हाई आर वैल्यू, पॉपुलेशन इवॉल्व मैक्सिमाइज देयर हाई आर वैल्यू अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स। इनके अंदर क्या रहता है कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ, है ना, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश है, बेम्बू प्लांट है, वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स। मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसकी वजह से सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। जैसे चींटियाँ हैं, चींटियाँ आपको ढेर सारी मिल जाएंगी ऐसे, तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। और कई क्या करते हैं, है ना, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि मान लीजिए है ना, ये हाथी है, ये एलिफेंट है, तो उस तरीके से क्या रहता है ये। तो इसमें क्या है, ये रहता है वाइल अदर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे इसमें रहते हैं। इंडिकेट दैट द लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द लिमिटेड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट्स। हैबिटेट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह, इनके अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से अपने अपने अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए अब इनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप रहती है वो आपको एक बार एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए नाम देखिए, म्यूचुअलिज्म। पहली रिलेशनशिप आपस में दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये इंटरेक्शन कितनी तरह का हो सकता है, इतनी तरह का हो सकता है। सबसे पहले जो है आपका कौन सा आता है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है, यानी कि स्पीशीज ए को भी फायदा है
और स्पीसीज बी को भी फायदा है, ठीक है ना। ऐसा रहता है म्यूचुअलिज्म का मतलब। इसका एग्जांपल देखिए कि एक प्लांट होता है और पाइनस का प्लांट, और इसके अंदर जो रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए फंजाई जो होती है वो इसके चारों तरफ चिपक जाती है ऐसे, एल्गी इसके चारों तरफ चिपक जाएगी ऐसे, और उसके बाद में इसको इस वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को दे देगी, और प्लांट बदले में इसको खाना दे देगा, तो उसको भी फायदा है और उसको भी फायदा है, तो दिस इज द म्यूचुअलिज्म। उसके बाद में आता है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है कि रोटी एक है और जो डॉग्स हैं वो दो हैं। इसका मतलब है कि अगर एक खा लेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगी, और अगर दूसरे को आधी आधी मिल गई तो इसका मतलब अमाउंट का बंटवारा हो गया। तो इसीलिए क्या है, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, दोनों का ही नुकसान होता है, दोनों को ही क्या है एक दूसरे की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी रिलेशनशिप जो है वो कंपटीशन में आती है। फिर आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब होता है जैसे टाइगर और ह्यूमन जो है उसके अंदर क्या रहता है आपका, टाइगर इज ए प्रेडेशन, वो आपको पकड़ेगा और मार के खा जाएगा। इसका मतलब है उसका तो बेनिफिट है और आपका नुकसान है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, प्रेडेशन का मतलब होता है कि प्लस और माइनस, है ना। इसके अंदर क्या आएगा आपका प्रेडेशन में, एक का तो बेनिफिट होगा, एक को तो खाना मिल गया। जैसे टाइगर है और उसके अलावा आपका डियर है, तो डियर जो होगा वो उसको नुकसान है क्योंकि उसको मार के खा जाएगा, और टाइगर को बेनिफिट है। दूसरा आता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का मतलब होता है कि पैरासाइट को तो फायदा है, लेकिन पैरासाइट और प्रेडेशन में पैरासाइट को तो फायदा है, लेकिन जो होस्ट रहता है आपका जिसके ऊपर पैरासाइट बना हुआ है, तो उस होस्ट का क्या होता है, नुकसान होता है। इसीलिए एक को प्लस और एक को माइनस। अब एक को प्लस एक को माइनस तो आपका प्रेडेशन में भी है, लेकिन प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म में क्या डिफरेंस होता है। प्रेडेशन का मतलब है कि टाइगर आपकी बॉडी के चिपक के नहीं रहता, लेकिन जो आपकी बॉडी में इंसेक्ट्स जो कई बार आपके ये जो लीसेस वगैरह रहती हैं, है ना, हेड के अंदर आपके जो जुएँ वगैरह रहती हैं, ये क्या है एक्सटर्नल पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, बग्स वगैरह रहती हैं एनिमल्स के ऊपर, तो वो क्या है परमानेंटली चिपक के रहते हैं पैरासाइट। और प्रेडेशन वाले आते हैं आपको खाएंगे और चले जाएंगे। कमेंसलिज्म जो रहता है, वन इज बेनिफिटेड अदर इज अनअफेक्टेड, यानी कि एक को फायदा है और दूसरा को ना फायदा ना नुकसान है। इसका प्लस और माइनस, इसके एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे अभी। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होता है और दूसरे को कोई ना नुकसान ना फायदा रहता है, ऐसा रहता है। तो इसीलिए क्या है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म और कमेंसलिज्म के अंदर क्या रहता है, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, यानी कि वो एकदम आपस में चिपक के रहते हैं। कमेंसलिज्म में, अमेंसलिज्म में और पैरासाइटिज्म में, प्रेडेशन में। अब देखिए थोड़ा थोड़ा क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर रहते हैं, ऐसा रहता है। प्रेडेशन में देखो टाइगर जो है वो हंटिंग कर रहा है, तो दैट इज द प्रेडेशन। कंपटीशन में क्या होता है कि एक यहाँ पे क्या है ना, इस जगह पे क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कि खाना एक है लेकिन जो है खाने वाले दो हैं, तो उस केस में क्या होगा, कंपटीशन इनका होने लग जाता है। और इसमें क्या आता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी रहता है। यानी कि जैसे मान लो कि वुल्फ ही वुल्फ है, एक पैक है वुल्फ का, तो एक वुल्फ को दूसरे वुल्फ से क्या है, नुकसान है। वैसे क्या होता है, एक पूरा टाइगर का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को एक दूसरे से क्या है, नुकसान है, तो वो तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। और इंटर स्पेसिफिक कौन सा होता है कि भाई ये भी इसको मार के खाने वाला है, ये भी इसको मार के खाने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा। तो ये आता है आपका कंपटीशन इसमें। अब इसके अंदर एक गाउसेस थे, तो मैकार्थर और गाउसेस ने एक कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। इसने ऐसे बोला था कि जब डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय द स्पीसीज टू अवॉइड द कंपटीशन, है ना, भाई आपने डिसाइड कर दिया कि वो उधर वाला आपका एरिया है, इस तरफ वाला मेरा एरिया है जंगल का, तो आप उस तरफ हंटिंग कीजिए, मैं इस तरफ करूं, तो दोनों को ही क्या है, दोनों का ही बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए क्या है, चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम्स या फिर डिफरेंट फॉरगिंग पैटर्न्स। आप डे में हंटिंग कीजिए, मैं नाइट में हंटिंग करूंगा, तो उस तरीके से क्या है, ऐसे हो सकता है। मैकार्थर सो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं, वार्बलर लिविंग ऑन द ट्री could avoid the competition and coexist due to the behavioral differences in their foraging activities। यानी कि अगर एक ही ट्री के ऊपर चार पांच तरह की चिड़िया रह सकती हैं ऐसे, तो वो क्या करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंज कर सकती हैं। यानी कि कुछ दाने खाने वाली हों, कुछ लीव्स खाने वाली हों, कुछ कीड़े खाने वाली हों, तो उस तरीके से क्या है, वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है, ऐसा रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका है ना, ये रहता है कंपटीशन। उसके बाद में आता है आपका पैरासाइटिज्म। गाउसेस जो प्रिंसिपल था, उन्होंने क्या बोला था कि एक ही जगह पे जो है 2 टाइगर आपके नहीं रहेंगे जनरली ऐसे,
है ना, अंटिल दे आर कपल और एक फैमिली के पार्ट हो, तो वो नहीं रहते, एक ही जगह पे नहीं रहते, वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे एक दूसरे जंगल में चला जाता है या फिर दूसरा उसको मार देता है, ऐसा होता है, ताकि वो उनके बीच में जो है। तो इसीलिए क्या है, एक सिमिलर एरिया के अंदर गाउसियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको दो प्रेडेटर नहीं मिलेंगे, दो कंपटीटर एक साथ नहीं रहते कभी भी। पैरासाइटिज्म जो रहता है आपका, उसमें क्या आता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि देखो ये लीज कुछ भी है, आपकी स्किन के ऊपर इस तरीके से है, हेड लाइसिस वगैरह जो रहती है, बालों के अंदर जुएं वगैरह पड़ जाती हैं, वो सारा रहता है, तो ये रहता है। पैरासाइटिज्म जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट यानी कि बॉडी की सरफेस के ऊपर बाहर चिपक के रहेंगे, एंडोपैरासाइट जो आपकी बॉडी के अंदर चिपक के रहेंगे, जैसे कि राउंड वॉर्म्स है, टेप फॉर्म्स है इंटेस्टाइन में, ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है वो है ना। और साथ में पैरासाइटिज्म जो होता है वो ब्रूड पैरासाइटिज्म इन बर्ड्स। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म का क्या होता है कि जो आपके कुकू होती है, यानी कि जो कोयल होती है, वो कोवे के घोंसले के अंदर क्या है, अपने अंडे रख देती है, तो उसके अंडे और इसके अंडे जो हैं वो सिमिलर दिखाई देते हैं। कोयल जो है अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, वो जो कोवा रहता है उसके घोंसले के अंदर अपने अंडे दे देगी, रख देगी वहाँ पे ऐसे, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस केस में से उसमें से क्या है, छोटी छोटी कोयल जो है वो इस तरीके से निकल आएगी। तो ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म जो होता है ना, वो रहता है, यानी कि अंडे किसी और के हैं और किसी और के ऊपर वो जो है वो बन रहे हैं, है ना, बोझ बनते हैं। तो वैसे क्या होता है, देखो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, यानी कि एक स्पीसीज को तो फायदा है और दूसरी को ना फायदा ना नुकसान है। जैसे कि मैंगो ट्री है, उसके चारों तरफ ऑर्किड का प्लांट जो है वो लिपटा रहेगा। अब ऑर्किड जो होता है वो बेल जैसा होता है, वो उसके चारों तरफ लिपटा रहता है ना, प्लांट रहता है। और अब ऑर्किड को तो सहारा मिल गया, सपोर्ट मिल गया, मैकेनिकल सपोर्ट ऊपर चढ़ने के लिए, और मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ऑर्किड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। तो इसीलिए क्या है, एक का प्लस है एक का माइनस है ना। छोटी मछलियाँ जो रहती हैं आपके ऐसे, वो वेल के ऊपर ग्रो करती हैं, वेल फिश पे। अब उसके ऊपर कुछ आपके नुकसान ही नहीं करती, उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, और उनको क्या है, सपोर्ट मिल जाता है। तो जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि वेल के आसपास कोई नहीं आता है। ऐसे क्या होता है, कैटल अर्गट और ग्रेजिंग कैटल जो होते हैं, है ना, अर्गट ऑन, है ना, ये वाले ऐसे, तो ये इग्रेट है, ये वाले ऐसे, और ये कैटल्स हैं। तो इनमें से क्या होता है, कैटल इनको कोई नुकसान नहीं होता और एक को जो है बेनिफिट रहता है इसके अंदर ऐसे। कैटल एग्रेट को क्या रहता है, बेनिफिट्स रहता है, जो इनमें पैरासाइट्स वगैरह इनकी बॉडी के ऊपर जो भी रहते हैं उनको क्लीन करते रहते हैं बैठ के, ऐसा रहता है। सी एनिमोन एंड डाउन फिश, वो इसके अंदर रहता है। अब आता है नेक्स्ट आपका म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक को फायदा दूसरे को फायदा। तो लाइकेन माइक्रोराइजा जो एसोसिएशन होता है, यानी कि जो रूट्स हैं उनके अंदर आपके रूट हेयर प्रेजेंट नहीं है और इस वजह से वहाँ पे लाइकेन वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, तो फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी, है ना, वो प्रेजेंट रहती है। और माइक्रोराइजा के अंदर क्या रहता है, फंजाई जो है रूट्स के चारों तरफ चिपकी रहेगी और वो वाटर और फूड एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगी, प्लांट बदले में उसको खाना दे देगा। तो ये रहता है। तो ये था ये वाला चैप्टर। इसके बाद में जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पे आपको फूड चेन वगैरह और वो सब जो है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आप तब तक देखते रहिए, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और देखते रहिए समर्थ एग्जाम प्रेप। थैंक यू वेरी मच।